हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरा डिटेल वीडियो होगा पंचायती राज सिस्टम के बारे में, ग्राम प्रधान के बारे में, उसका चुनाव कैसे होता है, कैसे वो काम करता है, ये सारी डिटेल इसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हमने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कि इंडिया में चुनावी सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से सदस्य चुने जाते हैं, किस तरह से मेंबर्स को अपनी जगह पर पहुंचाया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। इसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी थी जिसमें हमने बताया था कि संसद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है और उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह से आज हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम की। इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। सबसे पहला जो होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। वो क्षेत्र पंचायत होता है। तीसरा जो होता है वो ग्राम पंचायत होती है। एक बात नोट करिएगा, ये जो मेंबर्स होते हैं वो गांव के लिए काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका पूरा जो सिस्टम चलता है वो गांव के क्षेत्र के लिए चलता है। लेकिन एक तरह की और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा शहरों में देखते हैं, नगर निगम, नगर पालिका। तीसरा जो होता है वो नगर पंचायत होता है। ये शहरों में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो मेंबर चुनकर आते हैं उनको मेयर कहा जाता है। यहाँ पर जो मेंबर चुन के आते हैं वो प्रधान के रूप में जाने जाते हैं और प्रधान, ग्राम प्रधान ही उस गांव के लिए सारे कामों को करता है। कौन कौन से काम करता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी बात करते हैं गांव के लिए, गांव का पूरा सिस्टम क्या होता है, किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान चुना जाता है, सदस्य चुने जाते हैं, उनका पूरा डिटेल इसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही है। आज हम जो बात करेंगे वो ग्राम पंचायत की बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत में भी 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है जिला पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, तीसरा होता है ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में 2 कैटेगरीज होती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख सदस्य। इसी तरह से ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य होता है। क्षेत्र पंचायत के अंदर ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख सदस्य होता है। ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करते चले कि जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव के लोग उसको चुनते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ग्राम प्रधान को सरकारी योजनाओं के बारे में सारी जानकारी हो। तो इसलिए सरकार इसके साथ एक अधिकारी को भी नियुक्त करती है जिसको हम लोग वीडियो के नाम से जानते हैं, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, ठीक है। वीडियो ग्राम पंचायत के साथ रहता है, इसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के रूप में जानते हैं। इसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसको चीफ डेवलपमेंट अधिकारी या ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इनका
देने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बहुत से गांव के प्रधानों को जानकारी ना होने की वजह से, अध्यक्षों को जानकारी ना होने की वजह से वो सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं उठा पाते हैं और गांवों में डेवलपमेंट का काम नहीं करा पाते हैं। इसीलिए सरकार हर एक के साथ एक अधिकारी नियुक्त करती है जिससे कि काम को सही से कराया जा सके, डेवलपमेंट को सही से कराया जा सके, सरकार की योजनाओं को सही से लागू किया जा सके। जब बात आ रही है ग्राम पंचायत की, तो यहाँ पर यह भी बताते चले कि जो ग्राम पंचायत में जो सदस्य चुनकर आते हैं, सदस्य का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ से चुनकर जाते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रधान हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी हो, अगर जो चुन के जाते हैं तो वो उनका चुनाव किस तरह से होता है। जब बात आ रही है ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के साथ एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा आप लोग देखते हैं कि हर गाँवों में होता है, स्पेशली उन गाँवों में जहाँ पर 1000 ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मेंबर होते हैं जिनके पास वोटिंग का राइट्स होता है, वोटिंग के अधिकार होते हैं। अधिकार इसलिए भी कहा जाता है कि इनकी कम से कम उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, तो वो ग्राम सभा के मेंबर बन सकते हैं। और किसी भी गांव में ग्राम सभा तभी बनाई जाती है जब उसमें 1000 लोग होते हैं। तो इसके मेंबर का बनने का मेन मकसद क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसका मेंबर बनकर कुछ आपको हासिल होगा, बस यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि चुनाव में आप वोट डाल सकते हैं और ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उनको या प्रधान हैं उनका चुनाव किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और नोट करते जाइए कि जो ग्राम सभा होती है, अगर मान लीजिए किसी गांव में 1000 ऐसे मेंबर नहीं है जो कि अपने उनके पास वोटिंग का अधिकार हो या 18 साल से ऊपर के हो, तो वो बगल का गांव भी उसके साथ जुड़ जाता है या वो बगल के गांव में चले जाते हैं और दोनों लोग मिलकर एक ग्राम सभा तैयार करते हैं। और ग्राम सभा में 1000 मेंबर हो जाते हैं और उसके बाद वो किसी भी व्यक्ति का चुनाव करने का उनके पास अधिकार होता है। ये कहा जा सकता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज होता है और वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मेंबर को यहाँ पर चुनने का अधिकार रखते हैं। ग्राम सभा एक तरह से मालिक के तौर पे काम करता है, ग्राम पंचायत नौकर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो लोग चुन कर आते हैं वो इनके लिए काम करते हैं और यही वो लोग हैं जो इनको चुनते हैं। असल अगर आपको डेमोक्रेसी देखनी है तो वो गाँवों में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारे मेंबर्स को, अध्यक्ष को, सभी को पता रहता है कि गाँव में क्या समस्या, किस तरह से समस्या का हल निकाला जाता है। वो डायरेक्ट वहाँ के ग्राम सभा मेंबर्स के टच में रहता है, उनको जानकारी में रहती है, हर चीज़ रहती है कि हमारे गांव में अभी किन किन चीज़ों का और ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है या किसको क्या समस्या है, उसका समस्या का समाधान किस तरह से किया जा सकता है। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो प्रधान, उसके बाद उप प्रधान, उसके बाद सदस्य। प्रधान एक होता है, उप प्रधान एक होता है, लेकिन सदस्य यहाँ पर 9 से 15 के बीच में होते हैं। इस बात को नोट करिएगा कि सदस्य जो होंगे वो 9 से 15 के बीच में होंगे। अब यहाँ से 9 से 15 के बीच में क्यों लिखा गया, उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर किसी गांव में मेंबर 1000 हैं तो मिनिमम 9 + 1 प्रधान, ठीक है, मैक्सिमम 9 + 1 प्रधान। 1000 से 2000 के बीच में है तो 11 + 1। अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो 13 + 1। और 3000 से ऊपर है या 3000 से ऊपर जितने भी आते हैं तो 15 + 1, यानी कि एक प्रधान और 15 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से मेंबर का चुनाव किया जाता है कि एक गांव में कितने मेंबर होंगे वो डिपेंड करता है कि ग्राम सभा में कितने सदस्य लिस्ट में जिनका नाम जुड़ा है। अगर 1000 तक है तो 9, अगर 3000 तक है तो 15 + 1 प्रधान। तो ये इस तरह से यहाँ पर इनके सदस्यों की कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत बर्खास्त होने के पीछे की वजह की कि क्या कारण होता है जो ग्राम पंचायत बर्खास्त होती है। पहला रीजन होता है प्रधान अगर रिजाइन दे दे या उसकी डेथ हो जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है।
इन तीनों ही रीजन की वजह से किसी भी गांव की ग्राम पंचायत को बर्खास्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और नोट करते हुए चलिएगा कि मान लीजिए ग्राम पंचायत बर्खास्त हो जाती है, ठीक है, इनमें से कोई एक रीजन है जिसकी वजह से वो बर्खास्त हो जाती है। अब चुनाव फिर किस तरह से होंगे, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर अगले चुनाव आने में सिर्फ 6 महीने बाकी है या उससे कम का समय बाकी है, तो जो चुनाव होंगे वो पूरे 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। मान लीजिए 3 महीने ही बाकी है अगला चुनाव आने में, जो प्रधानी के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं और ग्राम पंचायत बर्खास्त हो गई, ठीक है। तो अगर ग्राम पंचायत इस कंडीशन में बर्खास्त होती है तब जो चुनाव होंगे 3 महीने पहले जो चुनाव होंगे वो पूरे 5 साल के लिए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत बर्खास्त होती है 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, तो अगर उसके बाद अगर ग्राम प्रधान के चुनाव होंगे तो वो उतने ही दिन के लिए होंगे जितने दिन अगले चुनाव में बाकी है। यानी कि सरकार द्वारा जो पूरे देश के जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं उस वक्त जो चुनाव की डेट आती है उसी डेट में फिर अगले चुनाव होंगे। ये एक चीज़ नोट रखनी है। अब बात कर लेते हैं ग्राम प्रधान के रिजाइन की क्या प्रक्रिया होती है, क्या सिस्टम होता है, किस तरह से रिजाइन देते हैं। रिजाइन देने में कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रक्रिया का कुछ काम नहीं होता है। वो जाता है, ग्राम प्रधान अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाता है, जिला पंचायत अधिकारी को सौंपता है, जिला पंचायत अधिकारी उसको अपने पास 7 दिन तक रखता है। 7 दिन तक इसलिए रखता है क्योंकि ग्राम प्रधान को सोचने विचारने का समय दिया जाता है कि आप पूरी तरह से सोच समझ लो कि आपको रिजाइन देना है या नहीं देना है। अगर 7 दिन के अंदर कोई भी प्रधान अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस नहीं लेता है तो ये मान लिया जाता है कि ग्राम प्रधान हट गया है या उसको हटा दिया गया है और उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं। अगर डेथ हो गई तो उसमें भी यही चीज होती है। लेकिन जब बात आती है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की, तो इसका क्या सिस्टम होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जब किसी ग्राम प्रधान पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी कि ग्राम प्रधान के जो मेंबर होते हैं वो अगर उनके कामों से खुश नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कि उस ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उन सदस्यों में से आधे से ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हो तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। मान लीजिए 9 मेंबर हैं तो 9 मेंबर में से 5 मेंबर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होंगे तभी किसी भी ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इसकी जानकारी जिला पंचायत अधिकारी को दी जाती है, तो जिला पंचायत अधिकारी गांव खुद आता है 15 दिन के अंदर और चेक करता है, जांच करता है कि जो बातें सदस्यों द्वारा बताई गई है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो ग्राम प्रधान को हटा दिया जाता है और अगर सही नहीं है तो उसको नहीं भी हटाया जाता है। यहाँ पर ये भी नोट करके रखिए। अगर नहीं हटाया गया तो ये याद रखिए कि फिर अगले 1 साल तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। इसका पूरा सिस्टम ये होता है कि जब भी कोई गांव का प्रधान चुनकर आता है तो 2 साल तक तो उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पास ही नहीं किया जा सकता है। अब अगर उसको खिलाफ 2 साल के बाद कोई अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया, पारित किया गया और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा, तो इस कंडीशन में दोबारा वो 1 साल तक कोई उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर सकता है। 1 साल के बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली वो ये कि मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव से किसी प्रधान को हटा दिया जाता है तो प्रधान फिर दोबारा उस गांव के जो चुनाव होंगे उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगले साल उसके बाद जो फिर नेक्स्ट चुनाव होंगे उसमें वो दोबारा से अपना नाम दर्ज करा सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये बात नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसके बाद होते हैं ग्राम पंचायत की बैठक कब होती है। तो आपको हम ये बता दें कि जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है वो 2 महीने में कम से कम 1 बार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बैठक में प्रधान होते हैं और वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पर ये भी आप
याद रखिएगा, किसी भी बैठक को सफल उसी वक्त माना जाएगा जब वहां पर जो सदस्य हैं उस आधे से ज़्यादा हो। अगर आधे से ज़्यादा होते हैं तो ये माना जाता है कि ये बैठक सफल हो गई, और उस बैठक में उस गांव से जुड़े हुए सभी कामों का ब्यौरा लिया जाता है, देखा जाता है कहाँ पर क्या समस्या है, उनको कैसे हल किया जाना है, इसके बारे में पूरी चर्चा होती है और गांव से जुड़ी सभी समस्याओं को वहाँ पर निदान किया जाता है। उसके बाद जो अगली बात यह है कि उसका अध्यक्ष कौन बनता है। तो अध्यक्ष यहाँ पर वैसे तो प्रधान ही बनता है, अगर प्रधान मौजूद होता है। अगर प्रधान मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में जो वीडियो होता है, जिला पंचायत अधिकारी जो होता है, वो अध्यक्ष बनता है, लेकिन उसके पास वोट देने का राइट नहीं होता, वो वोट नहीं दे सकता, सिर्फ अध्यक्षता कर सकता है। अब यहाँ पर अगली बात आती है कि ग्राम पंचायत के काम कैसे होते हैं। ग्राम पंचायत के वैसे तो टोटल 29 कार्य होते हैं, और 29 कार्यों में से ये सभी काम ग्राम प्रधान को कराने होते हैं। वो 29 कामों की लिस्ट हम आप लोगों के सामने ला के दे देंगे, जिससे कि आप लोग ये समझ सकें, देख सकें और पढ़ सकें कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्राम पंचायत जो प्रधान बनता है उसको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर एक हम छोटी सी बात ये बता दें कि ग्राम प्रधान को वैसे कोई सैलरी नहीं मिलती है। उसको यूपी में 3,000 प्लस 15,000 ट्रेवल अलाउंस मिलता है, जो वो सरकारी कामों से गांव से बाहर शहर की तरफ जाता है तो उसको इसके खर्चे मिलते हैं। सैलरी के रूप में कहीं कुछ नहीं मिलता है। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत सैलरी दी जाती है, कुछ जगह पे बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसके पास जो फंड आता है वो एक जिस तरह से प्रधानमंत्री फंड होता है, ठीक है, निधि फंड होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रधान के लिए एक फंड होता है। और इसके अलावा जो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा जो अपने काम यहाँ पर कराए जाते हैं तो उनको इसके लिए एक फंड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके तहत वहाँ का गांव का प्रधान उन कामों को करा सकता है। इसके अलावा ये भी होता है कि गांव में वो बाजार लगवा सकता है, मछली पालन का काम करवा सकता है तालाबों वगैरह में। तो वहाँ पर वो इस तरह के जब कामों किसी को देता है तो वहाँ उससे टैक्स या कुछ पैसे ले सकता है, और उन पैसों को वो प्रधान के जो फंड होते हैं, निधि फंड होता है, उसमें जमा करा जाता है और उससे गांव के डेवलपमेंट और विकास के लिए काम किया जाता है। उम्मीद है कि ये पूरा आपको सिस्टम समझ में आया होगा कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और चलती हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।